नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में डेमोग्राफी के बारे में पॉपुलेशन का ही एक चैप्टर है, के बारे में विस्तार से आप चर्चा करेंगे। मानव जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना और भविष्य में होने वाली बातों का पूर्व अनुमान लगाना, ये सारी बातें समाज विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा जननांगी अथवा डेमोग्राफी के अंतर्गत आती है। मानवीय आचरण, चाहे वह व्यक्ति हो, वर्ग का हो, स्पष्ट उन अनेकों कारकों द्वारा नियंत्रित रहता है, जो जीव वैज्ञानिक सिद्धांतों के शब्दों के आधार पर आसानी से नहीं कर जा सकते। फिर भी जीव विज्ञान का वह सामान्य रूप से जीवधारियों की संख्या वृद्धि एवं संख्या संतुलन के गति विज्ञान अथवा डायनेमिक्स से काफी संबंध है। और यद्यपि स्वयं जीव विज्ञान से मनुष्य के विशिष्ट उदाहरण का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, तथापि इसमें कोई शक नहीं होने उनमें भी जीव वैज्ञानिकों का सिद्धांत अंतर्निहित है, क्योंकि जनसंख्या के अध्ययन में जीव वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों का एक निकट संबंध है। इसलिए जननांगी एक ऐसे महत्वपूर्ण सेतु के रूप में है जो विज्ञान के इन दोनों क्षेत्रों को जोड़े हुए रखती है। समष्टि का इतिहास। भारत आज इसके बावजूद भी संसार में अनेकों भागों में सावधानी पूर्वक गणनाएं की गई हैं। जीवित करना जितना कठिन है, रहने वाले व्यक्तियों की संख्याओं में सही आंकड़े मालूम करना जितना कठिन है, उससे भी कहीं ज्यादा कठिनाई तब आती है जब हम बीते समय की जनसंख्याओं पर विचार करने लगते हैं। काफी ऐसे अनेकों संकेत मिलते हैं जिनमें हमें पुरानी जनसंख्या का अनुमान लगाने में सहायता मिल सकती है, तथा उसके आधार पर प्राचीन परिस्थितियों का काल्पनिक पुनर्निर्माण करना एक रोचक अध्ययन हो सकता है। पाषाण युग अथवा स्टोन एज के अनुमानक मानव बहुत प्रचुर संख्या में पाए जाने वाला प्राणी नहीं था। अनुमान लगाया गया कि उसे निर्वाह के लिए अच्छे शिकार के प्रदेश की 2 वर्ग मील भूमि काफी थी, और क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी भूमि केवल 2 करोड़ वर्ग मील थी, इसलिए पुराण पुरुष पुराषाण युग की लंबी अवधि में मनुष्य की अधिक से अधिक संभावित जनसंख्या लगभग 1 करोड़ रही होगी। यद्यपि कभी-कभी चकमक के औजारों के समान शिल्प तथ्य आश्चर्यजनक रूप से अधिक पाए जाते हैं और उनमें भारी जनसंख्या रहे होने का आभास होता है। यद्यपि अधिक संभावना यह भी है कि ये औजारों की अपेक्षाकृत थोड़े ही आदमियों द्वारा, परंतु बहुत लंबे काल तक एकत्रित रहते होंगे। पुरापाषाण युग में मानव और जीव वैज्ञानिक समुदाय का एक अभिन्न अंग था। उस समय वह समुदाय के अन्य परभक्षी जंतुओं की तरह परभक्षी जंतुओं का था, और उसकी समष्टि का आकार पूर्वतः शिकार की प्रचुरता और उपलब्धता पर निर्भर करता था। जब उसमें आहार एकत्रित करने और आहार उत्पादन के रूप में परिवर्तन हुआ, और इस घटना को कथित नवपाषाण अथवा न्यूलिथिक क्रांति के रूप में
सारा पूरा तन चित्र बदल गया। जब मानव ने भूमि साफ करनी और खेती करना शुरू की और जब उसने जीव वैज्ञानिक समुदाय के रूप में अपने संबंधों में परिवर्तन लाना शुरू किया तो उसके संख्यागत संबंध भी बदले। नतीजा ये हुआ कि पहले की अपेक्षा वह प्रति वर्ग मील भूमि में कहीं अधिक व्यक्ति जीवित रह सकते थे और पुरातन संबंधी ऐसे काफी प्रमाण मिले हैं जिनसे वह संकेत मिलता है कि जब पाषाण युग में जिसका आरंभ लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुआ, निश्चय ही मानव की संख्या बढ़ चुकी हो। जैसे जैसे मानव ने आहार में जमा करने और आयात यातायात के तरीके निकाले, वैसे संभव हो गया कि बहुत से व्यक्ति एक साथ मिलकर रह सके और इस प्रकार मानव के गांवों में शहरों का रूप ले लिया। अनुमान लगाया गया है कि अगस्त अगस्टस के समय में रोम राज्य की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ 50 लाख थी, जिसमें से 2 करोड़ 30 लाख जनसंख्या यूरोपीय प्रदेश में रहती थी। परंतु वहां भी उस समय जनसंख्या सबसे अधिक थी, जो अगले 1000 वर्ष तक दोबारा प्राप्त नहीं हुई। अमेरिकी समाज वैज्ञानिक के डेविस ने भारतीय उपमहाद्वीप में जनसंख्या के इतिहास की एक विशेष अध्ययन किया। उन्होंने यह नतीजा निकाला कि 300 वर्ष ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के काल में कुल जनसंख्या 10 और से 14 करोड़ के बीच में थी। क्योंकि उन्होंने यह भी अनुमान लगाया था कि 1600 में यह जनसंख्या 12 करोड़ 50 लाख थी। इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि इस महान प्रदेश की जनसंख्या में पिछले 2000 वर्षों में कोई विशेष अंतर नहीं आया। लगभग 17,1850 तक भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि नहीं हुई, परंतु अगले उसके बाद अगले 100 वर्षों में ही जनसंख्या बढ़कर तिगुने से अधिक हो गई और भारत पाक दोनों मिलकर सन 1950 में 43 करोड़ 30 लाख हो गई। इससे और आगे कितनी वृद्धि होगी यदि कोई सीमा नजर नहीं आ रही है। पुरापाषाण युग में कई लाख वर्षों के दौरान संसार की जनसंख्या संभवतः बहुत ही कम परिवर्तन हुआ। यह आहार उत्पादन के तरीकों का आविष्कार हुआ तो इस जनसंख्या निस्संदेह काफी अधिक वृद्धि हुई, जिससे लगभग 5,000 वर्ष के बाद शहरों और साम्राज्यों का विकास हुआ तो फिर जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई तथा आधुनिक काल में ये औद्योगिक क्रांति के साथ जनसंख्या में एक जबरदस्त बाढ़ आई। यद्यपि अनेकों प्रकार के जीव संबंधी विज्ञान दृष्टिकोण भी शामिल किए गए हैं। ये दृष्टिकोण विशिष्ट टी.आर. मॉथ्स ने विचार धाराओं के प्रभाव से आए हैं। माल्थस और डार्विन की थ्योरी में आधुनिक तरीके से जनसंख्या का अध्ययन करना एक अज्ञात लेखक द्वारा 1968 में प्रकाशित पुस्तक एन इजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनकाइंड से प्रारंभ हुआ। प्रकाशित होने के तुरंत बाद ही इस पुस्तक में से एक तीव्र विवाद होने इसके तुरंत बाद एक तीव्र विवाद उठा। इस पुस्तक में विचारों में भारी आलोचना हुई। इन दोनों बातों के कारण उस लेखक ने भी और अधिक तथ्य ढूंढे। सन 1803 में अभी पुस्तक का पहले भी कहीं ज्यादा विस्तृत ढूंढना दूसरा संस्करण मिला। इस संस्करण में प्रमाणों को और अधिक सावधानी पूर्वक प्रस्तुत किया गया था। इस पुस्तक में लेखक ने अपना नाम भी दे दिया
और सन 1834 में इसने लेखक माल्थस की मृत्यु हो गई और उससे पहले पुस्तक के 4 संस्करण निकल चुके थे। बाद में संस्करणों को भी परिवर्तित हुए जो अधिकतर विस्तृत थे। 18वीं शताब्दी का एक ऐसा ही समय था जिसमें मानव जाति के भविष्य के बारे में बड़ी-बड़ी आशाएं बांधी जाने लगी थी। रूसो और कार्डोसेट जैसे फ्रांसीसी दार्शनिक ने प्रमुख विज्ञान तक ये मानव अनंत प्रकृति के द्वार खोल दिए थे। उनका ऐसा विश्वास था कि तर्क और विज्ञान की सहायता से मानव न केवल अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है बल्कि कहीं अधिक सुखपूर्व भी। माल्थस के पिता रूसो ने एक मित्र और शिष्य भी थे। ऐसे पॉपुलेशन में जो भी विचारधाराएं प्रस्तुत की थी वे बाद में विवादों में उत्पन्न हुई और जो मानव की पूर्णतया के विषय संपूर्णता के विषय में थॉमस रॉबर्ट और उसके पिता के बीच में हुआ करते थे। इन वाद विवादों के पीछे यह प्रेरणा थी कि फ्रांसीसी दार्शनिक को चिंतन द्वारा मिली थी। पुत्र माल्थस ने जो कुछ अपने चारों ओर देखा तो उसमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे कि मानव संपूर्णता आने आते जाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। वास्तव में ऐसा अनुभव किया कि मानव की संपूर्णता को प्राप्त हो सकने की प्रवृत्ति एक कठोर नियंत्रण और जबरदस्त बाधा के रूप में है। उनमें 2 मूल आधार तत्वों का प्रस्ताव रखा जो इस प्रकार है कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए आहार अनिवार्य है। दूसरा, स्त्री और पुरुषों के कामोमत का होना अनिवार्य है। ये लगभग इसी प्रकार से रहेगा और आज है। परंतु निर्वाह संसाधनों की इस गति से वृद्धि होने की सहज प्रवृत्ति नहीं होती। कृषि में सुधार करके और अधिकाधिक भूमि को खेती बढ़ाने के होते हुए मानव संपदा अपने साधनों में वृद्धि कर सकता है, परंतु वृद्धि समांतर श्रेणी में होती है अर्थात 1 2 3 4 के। नतीजा यह होता है कि निर्वाह संसाधनों पर जनसंख्या का एक स्थिर दबाव बना रहता है। इसी दबाव से भूखमरी, रोग, युद्ध, मानव जाति के तमाम दुराचार, आपत्तियों का जन्म होता है। ऐसे प्राकृतिक नियमों के बने होने पर यह संभव हो सकता है था कि मानव जाति संपूर्णतः ग्रहण कर लेती है। अपनी कृषि ऐसे के सन 1804 में संस्करण में माल्थस ने अपने इस चिंतन सिद्धांत में संशोधन किया और उसके 3 मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है। तो जनसंख्या पर जीवन निर्वाह के संसाधनों का एक अनिवार्य बंधन बना रहता है। जब जीवन निर्वाह के संसाधनों में वृद्धि होती है तो जनसंख्या में भी अनिवार्य वृद्धि होती है और ऐसा तब तक हो जाता है जब तक कि वृद्धि में बहुत ही शक्तिशाली एवं स्पष्ट रोकें बनाई जाए। इन रुकावटों और उनके साथ उन सब रुकावटों के जो जनसंख्या वृद्धि श्रेष्ठ को दबाए रखती है और होने वाले अपने प्रभावों को निर्वाह के साधनों के स्तर पर बनाए रखती है। 3 विभाजन बनाए जा सकते हैं, नैतिक अवरोध, दुराचार और आपत्ति। इसी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त होता है और